मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। महत्वपूर्ण खबरें अब शुरू करते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। शिवराज सरकार ने विमानन कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब एटीएफ पर वैट दर 25% से घटाकर 4% करने पर सहमति जता दी है। मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उन युवाओं के जीवन को बदलने वाली योजना साबित होगी जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। भोपाल और इंदौर पर में 25% वेट लगता था। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस 25% वेट को कम कर अब 4% ही वेट लगेगा, जिससे एटीएफ की दर कम होगी और चाहे प्राइवेट सेक्टर का मामला हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का मामला हो, उसमें मध्य प्रदेश में उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा और हमें ऐसी उम्मीद है कि इससे निश्चित रूप से यात्री किराया भी कम होगा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि इसकी एक ऐसी एजेंसी है जो कि देश भर में अलग अलग स्तर पर म्यूजियम का निर्माण करती है, अब जबलपुर में राजा शंकर श्याम म्यूजियम का निर्माण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज करेगी। आज उसको निर्माण एजेंसी बनाया गया है। सीएसआर और सीआईआर जो फंड है वो अब वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए भी उपयोग में आ सकेगा। यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी कंपनी अपना सीएसआर और सीईआर फंड वृक्षारोपण के लिए लगाना चाहती है तो वन समितियों के माध्यम से वो ये पैसा खर्च कर सकेगी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना शुरुआत की। सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाकर आदिवासी इलाकों के लिए 12 गाड़ियां रवाना की। इससे आदिवासी इलाकों के 89 ब्लॉक में राशन पहुंचेगा। आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत आदिवासी हितग्राहियों को अब उचित मूल्य राशन लेने के लिए पंचायत मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। राशन वितरण वाहनों के माध्यम से गांव में ही राशन पहुंचाया जाएगा। इससे आदिवासियों को राशन मिलने में मदद मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। जानकारी के मुताबिक योजना के संचालन के लिए राज्य में 485 वाहनों को ठेका दिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में उचित मूल्य राशन का वितरण किया जाएगा। इस योजना से 6,575 गांवों में कुल 7,43,000 परिवार लाभान्वित होंगे। मित्रों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन आपका ग्राम योजना का शुभारंभ किया था। इन गाड़ियों को लेके गांव में जाएंगे, गांव के दिन तय रहेंगे कि कौन से गांव में किस दिन गाड़ी आएगी। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है। वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। कई भाई और बहन विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में टोले, मजरे, फालिये, तो एक ग्राम पंचायत में एक दुकान में कई गांव पड़ते थे, कई टोले, मजरे, फालिये पड़ते थे और उनको कई बार बहुत दूर राशन लेने जाना पड़ता था। अब उनके टोले मजरे में ही गाड़ी आ जाएगी, उनको राशन देगी। वैसे तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन उनके इस बार दिए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल कांग्रेसियों का मुगलों पर प्रेम छलका है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। पहले जिन्ना पर घमासान, अब मुगल महान।
कांग्रेस का मुगलई प्यार। बीजेपी ने जताया ऐतराज। मुगलों की तारीफ को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पहले ही निशाने पर थे, लेकिन अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हुआ ये कि भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ मुगलों को अच्छा बता दिया। उन्होंने अकबर की भी तारीफ की। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की माने तो कुछ मुगल अच्छे थे और उन्होंने अच्छा काम किया। सुप्रिया ने अकबर को अच्छा शासक तक बता दिया। जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूँ आपसे। मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? पहले मणिशंकर अय्यर और अब सुप्रिया के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र मुगलों की तारीफ से पता चलता है। बीजेपी ने इसे देश का अपमान भी बताया। मणिशंकर अय्यर जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, ये सब सोनिया जी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से उजागर कर रहा है। और यही कांग्रेस का चरित्र रहा है कि उन्होंने हमेशा इस देश के बहुसंख्यक समाज की आलोचना की, निंदा की, और यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद ने एक आतंकवादी संगठन से हिंदू समाज की तुलना कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को राजनीति में जनता आने वाले समय में कहाँ बिठाएगी, ये आने वाला कल बताएगा। जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुले। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में मुगलई तड़का लग चुका है। कांग्रेस जहां मुगलों की तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस को फिर से घेरने का मौका मिल चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इतिहास को लेकर शुरू हुई ये जंग आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक तरफ कांग्रेस में मुगल प्रेम छिपाए नहीं छिप रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आदिवासी प्रेम भी दबाए नहीं दब रहा। पार्टी के एजेंडे में अब आदिवासी पहली प्राथमिकता में दिख रहे हैं। तभी तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय वनवासियों को दिया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों के योगदान को याद किया जा रहा है। और तो और मुगलों और हिंदू राजा के बीच हुए युद्ध में आदिवासियों के साहस की गाथा भी सुनाई जा रही है। तो सवाल है, आखिर क्यों? राम के साथी बनवासी बीजेपी की नैया लगाएंगे पार। चुनाव का नैरेटिव तैयार। हार्ड हिंदुत्व में आदिवासी कार्ड। लगता है बीजेपी ने देश भर में चुनाव का नया नैरेटिव तैयार कर लिया है। चाहे 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, अभी से ही बीजेपी की रणनीति न सिर्फ समझ आने लगी है, बल्कि उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। ये तस्वीर बीजेपी के अगले मिशन की ओर इशारा करती हैं। जनजातीय गौरव पर पीएम मोदी के बयान भी बहुत कुछ कहते हैं। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को
मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। अब बीजेपी के ही राम और बीजेपी के ही वनवासी रणनीति दिखाई दे रही है। तभी तो बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी सियासत ने भीलों को महाराणा के बराबर सम्मान देते हुए याद किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती देश भर में मनाने का ऐलान हुआ। सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि इतने साल कहां थी सियासत, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि देश की आबादी के उस 10% हिस्से पर बीजेपी ने फोकस किया है जो कांग्रेस का वोट बैंक भी माना जाता है। आदिवासियों को गुमराह करने का इनका प्रयास है, ये नाटक है। मुझे पूरा विश्वास है समाज पर कि समाज अंत में सब बात समझ के सच्चाई का साथ देगी। नाम बदलने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदिवासी भाइयों का दिमाग बदलेगा नहीं। मध्य प्रदेश में भी सत्ता तक पहुंचने में आदिवासी बहुत जरूरी हैं। 2018 में कांग्रेस को इस वर्ग ने सत्ता तक पहुंचाया था। बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जोबट की जीत से बीजेपी में उम्मीद जागी है। वो इस वर्ग को साधने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस हो, हबीबगंज स्टेशन का नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर करना हो या फिर आदिवासियों को सुविधा देने की बात हो, सरकार हर स्तर पर आगे बढ़ रही है। साथ ही आदिवासियों को राम राम कहना भी नहीं भूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए सियासत के इतर कुछ खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया। इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। पीएम मोदी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए भारतीय वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी पर उतरे थे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी को सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। पूर्वी यूपी को इस एक्सप्रेसवे से सीधा फायदा मिलेगा। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुड़ेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय वायुसेना ने एक्सप्रेसवे पर निर्मित हवाई पट्टी पर एयर शो का आयोजन भी किया, जिसमें सुखोई, मिराज, जगुआर सहित वायुसेना के कई विमानों ने अपने शानदार करतब दिखाए। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। समसगढ़ के जंगल में एक महिला और 10 महीने के बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके पिता ने की है। बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने ही ऑनर किलिंग की विभत्स घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक गला घोंटने से पहले उसने बेटी से कहा था कि तूने भागकर शादी की और तेरे कारण हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसके बाद दावा यह भी है कि पिता ने ही अपनी 25 साल की बेटी से दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता अपनी बेटी को अपने मृत पोते का शव दफनाने के बहाने जंगल में ले गया था। यह घटना दीपावली के दूसरे दिन की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और उसके एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आगे जांच और कार्रवाई जारी है। मर्ग जांच में हम लोगों ने लिया था और मर्ग जांच में ये तथ्य है सामने कि ये जो महिला है जिसकी हत्या की गई है उसके बाप के द्वारा, इसने अभी 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ शादी करी थी, जिस बात को लेकर उसके परिवार वाले काफ़ी रुष्ट थे। और चूंकि जो शादी थी वो गैर समाज में थी, जिसको लेकर इसके पिता नाखुश थे और काफ़ी इनका 1-1.5 साल से इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। 5 से नवंबर करीब ये दिन था जब उसको लेके गया और उसका भाई भी उस समय मौजूद था। ये लोग गए और भाई ने और इस पिता ने, इन लोगों ने उधर समस्तीपुर नाला की तरफ ले जाकर उसके साथ में ये सब हरकतें करी है। इसमें जो इसका भाई है जो साथ में घटना में संलिप्त था पूरी तरीके से, उसको हमने आरोपी बनाया है। बहन से अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि बहन ने इसमें पूरी पुलिस की मदद करी है। अभी बहन को आरोपी नहीं बनाया उसमें।
चलिए एमपी से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हैं। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तकरार कम होती नहीं दिख रही है। दोनों एक दूसरे पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घमंडी तक कह दिया। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए सियासत पर यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है। दोनों के बीच एक बार फिर तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। राज्य सरकार लगातार केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगा रही है। दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्री की ओर से मिलने का समय न देने, कोयले की रॉयल्टी और पेनाल्टी का 4000 करोड़ रुपयों का भुगतान न होने और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश सरकार केंद्र से नाराज है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सब मामलों को लेकर केंद्र सरकार को घमंडी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2014 का, जिसमें उन्होंने 215 कोयला खदानें बंद की थी, जिसकी पेनाल्टी ली गई थी और उस पेनाल्टी की राशि भारत सरकार के पास जमा है। और क्योंकि चाहे उसकी रॉयल्टी हो चाहे पेनाल्टी हो, वो राज्य सरकार का ही होता है। सैद्धांतिक रूप से कोयला मंत्री से जब बात हुई तब भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो राशि रिलीज नहीं हो रही है। तो भारत सरकार से हम बात करने के लिए समय लिए थे। एक तो समय नहीं दिया, जाने की सूचना हम दिए, वहाँ जाने के बाद 3 दिन हम रुके रहे, केवल फ़ोन में बात किए, केवल औपचारिकता निभाए हैं। तो पूरे मनोयोग के साथ ये किसानों का भला नहीं चाहते हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार के आरोप पर बीजेपी के नेता सामने आए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से केंद्र की बैठकों की अनदेखी राज्य सरकार ने की है। बीजेपी ने सरकार के आरोपों को राजनीति का हिस्सा करार दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का केवल इतना ही काम रह गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो या मुख्यमंत्री लेवल पर। लेकिन जिस प्रकार की सरकार की गंभीरता है, हमने देखा है कि जब पूरे राष्ट्र की बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी नक्सलवाद को लेकर के ले रहे थे और जब बैठक चल रही थी तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठक से गायब थे। इतना भी नहीं समझा कि उस बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, एक एक मंत्री समय देते हैं और समय देकर के बातचीत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को केवल राजनीति करनी है, इसके लिए लगातार आरोप लगाते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। इस बार यह विवाद लगातार विवादों के घटनाक्रमों के सामने आने के बाद बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि चाहे मामला धान खरीदी का हो या फिर बकाया राशि का, अगर इन मसलों का हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और शायद यही वजह है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल, नसरुल्लागंज और देवास के बागली में गरीब तबके के बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की। दरअसल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर परिवार नाम के एक एनजीओ से जुड़े हैं, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसी के तहत सचिन एमपी पहुंचे। तेंदुलकर नसरुल्लागंज के आदिवासी बाहुल्य गांव सेवानिया पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर संस्था के आयोजन के तहत बच्चों से मुलाकात की। वहीं तेंदुलकर देवास के संदलपुर में एक एनजीओ के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सचिन ने बताया कि उनके पापा का भी यही सपना था कि वो गरीब बच्चों की मदद करें, इसलिए वो गरीब बच्चों की मदद करके अपने पापा का सपना पूरा कर रहे हैं। क्या नाम? गौरी जी, सचिन तेंदुलकर आपसे मिले, कैसा लगा? अगली खबर भी खेलों से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 विश्व कप फाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड टीम चार्टर्ड प्लेन से भारत पहुंच गई है। कीवी टीम भारत दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस दौरे की शुरुआत कल यानी बुधवार से हो रही है। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने भारत दौरे को कठिन बताया है। आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करने के महज 3 दिन बाद शुरू हो रहे भारत दौरे को लेकर कोच गैरी स्टीड ने कहा है कि उनकी टीम
कठिन और चुनौतीपूर्ण स्पर्धा के लिए तैयार है। वहीं न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन T20 सीरीज से बाहर हैं। उनकी जगह टिम साउदी को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि भारतीय टीम की कमान ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा के हाथ में है। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।